नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है एसबीआई का टॉप 3 फंड अगर खरीदना हो कौन सा हो सकता है, या फिर पहले से बने हैं तो कौन कौन सा फंड में बने रहे, कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट निकाला है: एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मिड कैप, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई फोकस्ड फंड और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। अगर इसमें है तो बढ़िया फंड है, काफी लंबे समय से एएम भी काफी अच्छा है, इसमें कंटिन्यू रन है। लेकिन एसबीआई के और किसी फंड में है तो धीरे धीरे करके, अदर फंड में है तो धीरे धीरे स्विच करके एसटीपी करके इन फंड में आ जाएंगे। और पहली बार शुरुआत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको स्मॉल कैप से ही शुरुआत करना है। तो यहाँ पे अगर एसबीआई का फंड सिर्फ एसबीआई का देखते हैं तो ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया है, एसबीआई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है। लास्ट 20 ईयर्स में वन टाइम अगर लार्ज एंड मिड कैप का देखें तो 2005 से लेकर अब तक 20 साल पूरा हो गया। रिकॉर्ड ही हमने 20 साल सेलेक्ट किया है तो 2005 से जाहिर सी बात है सब आएगा। तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप है, फिर एसबीआई मिड कैप है, एसबीआई कॉन्ट्रा है और एसबीआई फोकस्ड इक्विटी है। ये 4 फंड मैं रिकमेंड करता हूं कि पुराना है, और इसमें अगर एयूएम भी देखेंगे तो 31,000 करोड़, 22,000 करोड़, 45,000 करोड़, 37,000 करोड़ का है। और रिटर्न पिछले 20 साल में वन टाइम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 2.5 करोड़, 2 करोड़ 23 लाख, 2 करोड़ 16 लाख, 2 करोड़ इस तरह से। और अभी अगर कोई शुरुआत कर रहे हैं स्मॉल कैप में है तो उसमें बने रहेंगे। तो 5 फंड है एसबीआई का, इसमें कंटिन्यू करना है। बाकी फंड भी ठीक ठाक लगेगा आपको, लेकिन वो अभी शुरुआत हुआ है, 1 साल 2 साल के अंदर, एयूएम कम है और डाइवर्सिफाइड इक्विटी नहीं है, तो उससे बच के आपको इस कैटेगरी में जाना है। अगर इसी में अगर एसआईपी का बात करें, 5,000 रुपए पर मंथ ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया है और लास्ट 20 ईयर्स। हेल्थ केयर सबसे ऊपर में आता है। मैं हेल्थ और सेक्टोरियल फंड से बचने के लिए बोलता हूं, फिर भी किसी का चल रहा है 1-2 तो इसमें कंटिन्यू रखिए। रिकमेंडेड फंड जो है एसबीआई मिड कैप हो गया, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा। इसमें 5,000 का एसआईपी किया पिछले 20 साल से, तो ये रिटर्न इस तरह से 80 लाख, 74 लाख, 71 लाख, 68,000, 15-16% के बीच का रिटर्न है। एसबीआई के सारे फंड एक जगह पे आ जाए तो इसके लिए स्टार एसआईपी में एएमसी वाइज है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो एएमसी अगर बाय डिफॉल्ट तो एसबीआई सिलेक्टेड है, बाकी और भी दूसरा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एसबीआई के सारे फंड सिंस इंसेप्शन, मतलब जब से शुरू हुआ तब से, 1 महीना पहले भी कोई फंड आया होगा तो वो भी यहाँ पे है, सारे फंड है यहाँ पे। लेकिन जो पीछे काफी सालों से अच्छा कर रहा है वो है एसबीआई ईएलएसएस टैक्स सेवर। अब टैक्स बचाने का नए रिजिम टैक्स में होने की वजह से इसमें करने का कोई जरूरत नहीं है। एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी 99 से ये शुरू हुआ था। फिर वही फंड आता है एसबीआई फोकस्ड लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई मिड कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा। यहाँ पे आता है एसबीआई स्मॉल कैप, 34,000 करोड़ का एम, 2009 से शुरू हुआ था ये। तो जब से ये शुरू हुआ, सिंस इंसेप्शन किसी ने 10 लाख रुपया रखा, 10 रुपए के एनएवी पे खरीदा, उनके पैसे का वैल्यू 1 करोड़ 75 लाख, 19% के रेट से यहाँ पे दिख रहा है। अगर इन सारे फंड के पोर्टफोलियो का बात करें कि इसके अंदर स्टॉक कौन कौन सा है, तो यहाँ पे जैसे मैंने एसबीआई कॉन्ट्रा फंड सिलेक्ट किया है, एयूएम सबसे ज्यादा इसका है 45,000 करोड़, एसबीआई में सबसे ज्यादा एयूएम इसी का है। इसके अंदर अगर पोर्टफोलियो को देखें कौन कौन सा स्टॉक इसके अंदर है, तो यहाँ सब इन सब कंपनियों में एचडीएफसी, रिलायंस, आईटीसी, कोटक, गेल, इतने कंपनी में एसबीआई कॉन्ट्रा में अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ स्टॉक 92 है। इसी तरह से बाकी फंड का भी आप इस तरह से चेक कर सकते हैं स्टार एसआईपी वेबसाइट पे जाकर के। अब यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन में कुछ थोड़ा चेंज हुआ है, कोई स्टॉक स्मॉल कैप से मिड कैप में चला आया, जो स्मॉल से मिड में आ गए, मतलब इसका कैपिटल बढ़ गया, पहले स्मॉल में था अब वो मिड कैप कैटेगरी में आ गए। इसी तरह दूसरा लिस्ट भी जारी हुआ है एमपी की तरफ से, लार्ज कैप टू मिड कैप हो गया, मतलब ऊपर था कंपनी कैपिटल के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, वो नीचे आ गया, कुछ ऊपर होगा कुछ नीचे होगा, ऐसे होगा। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, डाबर इंडिया, ये सब ऊपर से लार्ज कैप से मिड कैप में आ गए, और कुछ कंपनी मिड से स्मॉल में आ गए, ऊपर से और नीचे आ गए। तो इस तरह से करके ये सारा काम साधारण इन्वेस्टर का नहीं है, फंड मैनेजर किसको रखना चाहेंगे, किसको निकालना चाहेंगे, ये हलचल हर 1-2 महीने में होते रहता है। लिस्ट तो एमपी की तरफ से अभी निकल रहा है, लेकिन रोज ऊपर नीचे कंपनी का कैपिटल ऊपर नीचे होते रहता है और उनका कैटेगरी चेंज होते रहता है। अब यहाँ पे कुछ इन्वर्टेड कॉमा का आज बात करते हैं। ये बात है, इसको पढ़ लीजिए, इसको बोलूंगा नहीं, धारा 26 का। ये कहता है जब मोगेम्बो 1600 शताब्दी में यहाँ पे आया ना, ईस्ट इंडिया.com यहाँ आया, तो देखा कि यार ये कैसा कंट्री है, इतना समृद्ध, सब लोग गोल्ड के सिक्के में लेन देन कर रहे हैं, उनको लालच है कि सारा हमारे पास आना चाहिए सोना। तो उन्होंने क्या किया, एक नियम बनाया और चारों तरफ फैला दिया कि आपका चोरी हो जाता है, कोई छीन लेता है, डाका डाल देता है, आप ऐसा करो ये सारा हमारे पास रख दो और कागज आप रख लो, ये कागज जब भी लौटाओगे आपको ये गोल्ड मिल जाएगा। तो नियम बनाया, 1 तोला गोल्ड, तोला मतलब 11.6 ग्राम आप दोगे तो आपको ये 10 रुपये का पर्ची आपको मिलेगा।
और जब आप ये लौटाओगे तो ये सिक्का 1 तोला आपको वापस दिया जाएगा। इस नोट को बोला लीगल टेंडर ऑफ रुपी, रुपया का लीगल टेंडर है, इसलिए इसको 10 रुपये का नोट बोलते हैं। 10 रुपये का पर्ची है ये। रुपया क्या है? ये रुपया था, ये रुपया है और ये रुपये का पर्ची हुआ। इसको बोलेंगे प्रोवेशनरी नोट। प्रोवेशनरी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखते हैं गूगल में, प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग, ऑब्जर्विंग। इसको ऑब्जर्व कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, मतलब ये टेम्पोररी है और धारक जिसके पास ये कागज है वो जब भी चाहे इसको लौटा करके ये ओरिजिनल धन अपने पास रख सकते हैं। ओरिजिनल धन किनके पास है? रिजर्व बैंक के पास है, इसीलिए उसका नाम रिजर्व रखा कि आप असली धन रखो, हम ये कागज पर्ची से काम चला लेंगे। अब जब आप जाग गए हैं तो ये कागज लौटाएंगे और मांगेंगे, मांग करके देखेंगे। अगर बोलेंगे कि कुछ भी नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब इतना इतना जो छाप रहे हो, छाप करके एबीसीडी कंपनी को दे दिया, बोला एयरपोर्ट खरीद लो, रेलवे खरीद लो, शहर खरीद लो, जमीन खरीद लो, गांव खरीद लो, ये अवैध है, इसको तोड़ दिया, अब तोड़ करके वो कंपनी बना रहा है, अब वैध होगा। हाईवे से टोल दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, सब कुछ कंपनी को देते जा रहे हैं। अगर कंपनी को ऑनर ना बना करके उस शहर के, उस गांव के किसी व्यक्ति को ऑनर बनाते तो सारा पैसा कहां होता? उस गांव, उस शहर में होता। लेकिन ऑनर किसको बना रहे हैं? एक कंपनी जो ईस्टइंडिया.com बाहर का है, इजराइल का है, यूएस का है, वहां का है, उसको ऑनरशिप दे रहे हैं और सारा माल इस पर्ची के थ्रू बंदर बांट कर रहे हैं। असली धन कहीं और है, ये कागज कागज में हम लोग खेल रहे हैं। इसको थोड़ा सा और गहराई में जानना है तो इस वेबसाइट पे जा करके इस किताब को आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये किताब का 10 पेज पढ़ लेंगे ना, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा कि वो जो बोलते हैं ना सोने का चिड़िया गया कैसे, किस सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू गया है। कागज कागज छापते रहो और जो असली था उसको भूल ही जाए, कोई मांगने आई ही ना। बाकी और थोड़ा गहराई में जानना है तो दूसरा चैनल है, इस चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में 6 वीडियो है, उसको आराम से देख लेंगे तो किताब का सारा सार उस 6 वीडियो में दिया हुआ है। अब आगे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, सर म्यूचुअल फंड से इनकम करके आईटीआर फाइल ना करूं तो कुछ होगा क्या? अगर आपका इनकम टैक्सेबल है ही नहीं और भरते भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 लाख के अंदर तो ऐसे ही बोल रहे हैं छूट है। अगर आपका इनकम टैक्स के स्लैब के अंदर है, उससे ज्यादा है ही नहीं, तो नहीं भी भरेंगे तो भी चलेगा और भर भी देंगे तो कोई ज्यादा चक्कर नहीं है। 1.25 लाख अगर गेन होता है साल का, वो छोटी छूट है। मैं अपना फंड रिडीम करना चाह रहा था और इसके लिए ऑफिस 3 बार जाना पड़ा। 3 बार आपको इसलिए जाना पड़ा होगा, एक बार में तो आपने आधार कार्ड ओरिजिनल नहीं ले गया होगा, या दूसरी बार फिर फोटो नहीं ले गए होंगे। केवाईसी करने के लिए आधार, पैन, बैंक का चेक सब कुछ लगता है। अगर सब कुछ एक बार में डॉक्यूमेंट्स लेके गए होंगे, मुझे इतना पता है कि म्यूचुअल फंड का जो ऑफिस है ना, वो बार बार चक्कर कटाने के लिए नहीं बना है। एक ही बार सारा लिस्ट बता देंगे कि क्या चाहिए, वो सब लेके जाएंगे, एक बार में रिडीम हो जाएगा। फिर भी आपको इतना दिक्कत हो रहा है तो मेरा जो नंबर दिया हुआ है उस पर व्हाट्सअप करके आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, मैं जो आपको ऐप दूंगा वहां से आप ऑनलाइन रिडीम कर सकते हैं। कुछ भी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको ऑनलाइन रजिस्टर करके केवाईसी भी ऑनलाइन करके रिडीम किया जा सकता है। मार्च 2014 से एसबीआई मैग्नम ग्लोबल में 3000 का एसआईपी चल रहा है। 2025 तक 4,08,000 हुआ है। इसे जारी रखो या किसी दूसरे फंड में स्विच कर दो। जितना पैसा हो चुका है इसको यहीं पे स्टॉक कर दीजिए और उस 3,000 को 1,000 करके जो फंड टॉप 5 बताया एसबीआई का, एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई मिड कैप, 1,000 करके 3 एसआईपी कर लेंगे और इस पैसे को धीरे धीरे करके एसटीपी के थ्रू आप स्मॉल कैप और लार्ज एंड मिड कैप में धीरे धीरे चेंज कर जाएंगे। बहुत समय के बाद मैंने भी एक एनएफओ लिया है, बजाज स्मॉल कैप। मैं हमेशा बोलता हूं कि एनएफओ और सेक्टोरियल फंड से बचना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा है तो लगा करके छोड़ सकते हैं। 10 रुपया के हिसाब से आपको यूनिट मिल जाएगा। जैसे मैंने 50,000 3 रुपया लगाया, 3 रुपया इसलिए कि एसटीटी जो कटेगा 3 रुपया कट करके हमें पोर्टफोलियो पे 50,000 टोटल परचेज दिखेगा, तो इसमें मुझे 5,000 यूनिट्स मिल जाएगा। उसके बाद 5 साल 10 साल के बाद जो भी इजाफा होगा रिडीम करेंगे तो उस हिसाब से पैसा क्रेडिट होगा। एक चीज यहाँ पे हमसे और गलती हुआ है, जब हम ऐप से खरीदते हैं ना तो 2 फंड एक साथ दिखता है, बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप ग्रोथ ऑप्शन और आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन। गलती से मुझे इस पे डिविडेंड ऑप्शन पे क्लिक हो गया और यही परचेज हो गया। कोई बात नहीं, आप जब परचेज करते हैं तो ध्यान रखेंगे आपको ग्रोथ ऑप्शन में, जीआर ऑप्शन में ही सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है। नहीं तो बीच बीच में साल 2 साल में कभी डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं एमसी तो वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। मान लेते हैं कि ये बढ़ के 1,10,000 हो गया और 10,000 डिविडेंड डिक्लेयर किया तो वो पैसा अकाउंट में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। आपको ग्रोथ वेल्थ क्रिएशन करना है तो हमेशा ग्रोथ ऑप्शन, जीआर ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। सर एचडब्ल्यूपी में, स्मॉल कैप में एचडब्ल्यूपी करते हैं तो क्या प्रिंसिपल 0 हो जाएगा? यदि आप अभी इन्वेस्ट किए, जैसे मैंने इन्वेस्ट किया है 5-10 साल पहले, और मैं वहां से एचडब्ल्यूपी करूंगा 7-8% के रेट से, तो वो कभी 0 नहीं होगा। आपने लगाया 10 लाख और 10,000, 15,000, 20,000 रुपया करने लगे तो 0 हो जाएगा। तो स्मॉल कैप में तब करना है कि आप लगाए आज 5 साल तक
अभी मेच्योर होने दीजिए, उसके बाद पैसा बढ़ जाए, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके एचडब्ल्यू कीजिए। एचडब्ल्यूपी आप 7-8% के रेट से करेंगे तो कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि मार्केट अगर 10-12%, 13% के रेट से बढ़ रहा है, आपका फंड इतने रेट से बढ़ रहा है और 7-8% के रेट से आप पैसा निकाल रहे हैं, तो कभी प्रिंसिपल जीरो नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है राजू भाई, बजाज फिनसर्व के एनएफओ में लमसम कैसा रहेगा? बिल्कुल थोड़ा बहुत करना चाहिए, 50,000 1 लाख रुपया है और इस पैसे को 5-10 साल छोड़ सकते हैं, तो बजाज के स्मॉल कैप में लगा के आप छोड़ सकते हैं। थोड़ा बहुत 1-2 हजार का चाहे तो एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करके मिनिमम 500 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे जब समझ बढ़े फिर आप ज्यादा पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।